हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों को आज पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस में किसी न किसी रूप में पूछा गया है। कल मैंने जानबूझ करके रिकॉर्डिंग नहीं कराया था, क्योंकि कल मेरा गला फंसा हुआ था, बोलने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से कल मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं कराया था। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति मूलक प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस बनाम संसदीय मूलक प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछा गया है। इसे कहीं स्टेबिलिटी बनाम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कथन के साथ जोड़ करके पूछा गया है, तो कहीं किसी और रूप में पूछा गया। यहाँ तक कि एसएससी में भी सेपरेशन ऑफ पावर पूछा है, जो कि इसी से रिलेटेड है। सत्ता के पृथक्करण पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में। अब सोचिए, बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम होता है, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हम इसीलिए इस टॉपिक को आज उठाए हैं। तो राष्ट्रपति मूलक प्रणाली की हम चार पांच जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र कर देते हैं। पहली बात तो यह कि राष्ट्रपति, अब अमेरिका का अगर एग्जाम्पल लें तो राष्ट्रपति वहाँ 4 साल के लिए चुना जाता है। 4 साल के बाद फिर दूसरा चुनाव होता है। और आप सभी लोग पता होगा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद जो है, वहाँ जो उपराष्ट्रपति उनके समय में थे, वो बाद में चल करके, यानी कि हैरी ट्रूमैन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के नाम से प्रसिद्ध है। उनका पूरा नाम संभवतः यस हैरी ट्रूमैन था। तो ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, जो बाद में चल करके प्रेसिडेंट हुए और 1952 तक वहाँ बने रहे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ट्रूमैन, मैंने जो यूएसएसआर था, वो जब हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ लड़ना हुआ तब तो अमेरिका के साथ था, लेकिन यानी वो एलाइज पावर का हिस्सा था। एक्सिस पावर के खिलाफ वो लड़ रहे थे, जिसमें एक तीसरा देश एक्सिस में जापान था, जर्मनी और इटली के अलावे। यानी मुसोलिनी, हिटलर और हिरोहितो उस समय जो सम्राट थे, वो मुझे लगता है ये सभी लोग चाहते थे डिक्टेटरशिप, यानी ये लोग डेमोक्रेसी के और मार्क्सिज्म के, मार्क्सवाद के विरोधी थे। इस वजह से उस समय एक साथ झंडे तले, एक ही झंडे तले सोवियत रूस भी लड़ा था, अमेरिका भी लड़ा था, ब्रिटेन भी लड़ा था। लेकिन बाद में अमेरिका और ब्रिटेन तो एक साथ हो गए, सोवियत रूस को अलग थलग कर दिए। उस समय जोसेफ स्टैलिन प्रमुख भूमिका में थे। वही एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे सोवियत रूस के, 1930 से लेकर 1950 तक का, या 1920 से, सॉरी 1920 से 1950 तक 30 साल वो वहाँ शासन किए थे। उसके बाद निकिता क्रुश्चेव आ गए थे, फिर लियोनिद ब्रेजनेव का जमाना आ गया था, जो इंदिरा गांधी के समकालीन थे। खैर, वो सब हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मोटे तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एक्चुअली कम्युनिस्ट कंट्रीज के उत्थान को रोकने के लिए ही बनाया गया था। उसका सीधा मतलब है कि किसी तरह से साम्यवादियों के विस्तार को रोका जाए। उनके ही प्रस्ताव पर अप्रैल 1949 से नाटो काम करना शुरू किया। उसके गठन का रास्ता तो 1948 में ही साफ हो गया था, लेकिन अप्रैल 1949 से बतौर उसने एक सैन्य संगठन के रूप में काम करना शुरू भी कर दिया था। तो हम लोग जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र करते हैं, तो मोटे तौर पर हम लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि भाई वो 4 साल के लिए चुना जाता है और अपने पद में स्थिर रहता है। चूँकि संसद के किसी सदन के प्रति वह उत्तरदायी होता नहीं, वो सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस वजह से जो है, वह वहाँ निर्भीक होकर के काम करता है। 4 साल डट करके अपनी नीतियाँ बनाता है और काम करता है। हालांकि उसके पार्टी को और उसको भी इस बात की चिंता रहती है कि संसद के दोनों सदनों में उसके पार्टी के लोगों की बहुमत हो, क्योंकि बिल भी तो पारित कराना है और राष्ट्रपति कानून के हिसाब से ही काम करता है, चूँकि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पद की स्थिरता पहला पहला पॉइंट है। दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर है, सत्ता का पृथक्करण है। भारत में या ब्रिटेन में संसद जो है वो घुसी रहती है एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में, और कार्यपालिका संसद में। दूसरे शब्दों में
यहाँ मंत्रिपरिषद का प्रधान वही हो सकता है जिसके पास निचले सदन में बहुमत हो, यानी निचले सदन का विश्वास हासिल हो। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अक्सर विरोधी दल सरकार के खिलाफ तब लाता है जब उसको लगता है कि सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। चाहे वो मोरारजी देसाई रहे हों, चाहे वो वीपी सिंह रहे हों, चाहे वो देवगौड़ा रहे हों, चाहे इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, सब ने इसी तरह से अपनी सत्ता गंवाई है। समर्थन वापस लेने के कारण चंद्रशेखर की भी सरकार गिर गई थी। चंद्रशेखर सिंह की बात, वो 4 ही महीना भारत के प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह 11 महीना रहे, मोरारजी देसाई 28 महीना रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी तो पहली बार 13 दिन ही रहे थे। मुझे लग रहा है सबसे कम समय तक शासन करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उसके बाद 1998 में फिर जयललिता के समर्थन वापस लेने से एक मत से वो हार गए थे। यानी कि जीएमसी बालयोगी जो उस समय तेलुगु देशम पार्टी से थे और वही लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनके समय में एक मत से हार गए थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो दोबारा फिर वो, यानी कारगिल युद्ध 1999 फरवरी में जो हुआ, जुलाई तक चला, एक्चुअली वह लड़ा गया था केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर ही। यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी काम चलाऊ सरकार चला रहे थे। उसके बाद के चुनाव में फिर बहुमत आ गया, हालांकि अकेले नहीं आया, बहुत सारे कोalition पार्टनर भी थे, उसका जिक्र कभी हम बाद में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद की घटनाओं का भी जिक्र करेंगे। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज जो है वो एक मॉडरेट लीडर की थी, एक उदार नेता की थी। इस वजह से तमाम पार्टियों ने उनको समर्थन दे दिया था और कांग्रेस उतना विरोध भी नहीं करती थी जितना आज की डेट में मोदी जी का विरोध करती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को मुसलमान भी पसंद करते थे। उनको लगता था कि ये उदार छवि के इंसान हैं और ये सेकुलरिज्म के ध्वज वाहक हैं। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कुछ मामलों में ठीक काम की, कुछ मामलों में उसने ठीक काम नहीं किया। खैर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति मूलक प्रणाली में जो विशेषता होती है वो सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी संसद खास करके निचला सदन सरकार में घुसा रहता है और सरकार उसमें घुसी रहती है। यानी जिसके पास निचले सदन में बहुमत होता है वही सरकार चलाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को अगर वो लोकसभा से है तो सदन का नेता भी कहते हैं। खैर, तो इस प्रकार से ये एक दूसरी विशेषता हो गई सेपरेशन ऑफ पावर की अमेरिका में। तीसरा ये है कि वो उसको फ्री हैंड मिलता है प्रेसिडेंट को अपने कैबिनेट के सदस्यों के चुनाव में। ऐसी दशा में वो किसी को भी पकड़ के ला सकता है। यहाँ की तरह से नहीं, अनुच्छेद 75(5) के अनुसार अगर आप मान लीजिए संसद के किसी सदन के सदस्य हो भी गए तो 6 माह के भीतर आपको चुनाव जीत करके या किसी तरह से स्थायी सदस्य उसका बनना ही है, नहीं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, यानी आप मंत्री पद भी गंवा देंगे। दूसरे शब्दों में सदस्यता तो रहती ही नहीं है, मंत्री पद रहता है, मंत्री की सदस्यता आप गंवा देंगे, कहने का मतलब ये, यानी मंत्रिपरिषद से आपको जाना ही पड़ेगा। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि फिर कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद आपको दोबारा मंत्री में लेना, मंत्री के रूप में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को कि नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये नैतिकता का प्रश्न, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोलते हैं, संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। ये लिखने वाली चीज़ है भी, थी भी नहीं और इसको लिखा भी नहीं गया है। ये तो मंत्रियों को खुद ही तय करना है कि भाई वो लोग खादर का अगर धोती कुर्ता पहनते हैं तो गांधी बाबा के नीति पर चलेंगे, या सत्ता के लोलुपता में पैसा कमाने के लिए वो सत्ता से चिपके रहेंगे और वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ना लिखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी असहाय महसूस करता, वो भी व्याख्या बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता इस मामले में। तो ले दे करके ये नैतिकता की ही बात है। खैर, यह एक पॉइंट हो गया। यानी अब 1992 में, जब मैं अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब बिल क्लिंटन साहब चुनाव जीते और 93 में जब शपथ लिया उन्होंने राष्ट्रपति, बतौर राष्ट्रपति अमेरिका के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, डेमोक्रेट थे। तो उन्होंने मेडलिन अल्ब्राइट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर थी और कई अंतर्राष्ट्रीय कमेटियों के सदस्य अध्यक्ष भी रह चुकी थी, उन्हीं को सीधे विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका में
कांग्रेस का कोई भी सदस्य ना तो मंत्री बन सकता है, ना तो कोई मंत्री कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। संभवतः ये ऐसा इसलिए किया गया है जिससे सत्ता लोलुपता के चक्कर में फंस करके और लोग कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। चूंकि लॉर्ड एक्टन 1880 के दशक में कहता ही है कि पावर कॉरप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर कॉरप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता भ्रष्ट बनाती है, परम सत्ता निरंकुश रूप से भ्रष्ट बना देती है। यही यही इसी को ध्यान में रख करके संभवतः अमेरिका में ये व्यवस्था की गई है। खैर जो भी है, भारत में ऐसा नहीं है। और एक अन्य विशेषता ये है कि भाई ऐसा है, पॉलिसी पैरालिसिस का वहाँ शिकार नहीं होता है प्रेसिडेंट, यानी 4 साल निश्चिंत होकर के नीतियाँ बनाता है। भारत में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मीडिया वालों ने एक शब्द कॉइन कर दिया था, एक फ्रेज कॉइन कर दिया था, पॉलिसी पैरालिसिस, यानी नीतिगत पक्षाघात। यानी ये मनमोहन सिंह साहब कोलंबो जाना चाहते थे चोगम मीट में भाग लेने के, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट में, लेकिन डीएमके एक क्षेत्रीय दल है, उसने श्रीलंकन तमिल के सेंटिमेंट के साथ खेलते हुए कहा खबरदार अगर आप गए तो उनको मजबूरी में नहीं जाना पड़ा। यानी एक क्षेत्रीय दल विदेश नीति के मामले में, जिससे उसका कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, वह केंद्र सरकार को हड़का रहा था। ऐसे में उन्होंने सलमान खुर्शीद, जो कि उसमें विदेश मंत्री थे, उनको कोलंबो भेजा। अगर अपने गए होते तो सरकार के मुखिया के रूप में सीधे ही वह उस जगह पर जाते जहां भारत के सहयोग से आवास बन रहे थे, वहां तमिलों से इंटरेक्ट करते, साथ ही तमाम राष्ट्राध्यक्षों से, शासनाध्यक्षों से मिलते और उनसे मिल करके उनका मिजाज जानते इस मामले में। लेकिन तमिलों के सेंटिमेंट से खेल करके डीएमके ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश किया था और इस प्रकार से वो नहीं गए उस समय वहाँ। संभवतः उस समय जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, लेकिन डीएमके सत्ता में आने के लिए बेचैन थी और वो सत्ता में आ भी गई। उसके बाद तो डीएमके चीफ एम करुणानिधि का निधन भी हो गया और उसके बाद जो है एमके स्टालिन, जो उनके छोटे बेटे हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय तमिलनाडु के। खैर जो भी है, वो तो एक अलग का विषय है, उस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत में जो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति होती है वह अमेरिका जैसे देश में देखने को नहीं मिलती है। अब आइए संसदीय मूलक प्रणाली की बात करिए। एम.आर. जयकर साहब संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे। वो निर्वाचित होकर के आए थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक अहम मेंबरान थे। वो अक्सर अंबेडकर साहब को ग्रिल किया करते थे, उनको परेशान किया करते थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि संसदीय मूलक प्रणाली की जगह राष्ट्रपति मूलक प्रणाली लागू कर दी जाए, क्योंकि भारत में हीरो वर्शिप है, यानी जो नेता होते हैं उनको नायक मान करके लोग उनकी पूजा करते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई यही तो भारत के लिए खतरनाक है, लेकिन हम फिर भी स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम तरजीह देंगे, न कि स्टेबिलिटी को, यानी स्थिरता को। यानी जो राष्ट्रपति होगा अगर वो डायरेक्ट पावर होल्डर होगा तो ऐसी दशा में वह भारत की विविधता का ज्ञान नहीं कर पाएगा। जो नेता ज़्यादातर जो धरती पुत्र मान करके चलते हैं हम लोग, वो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होते हैं और वही उन्हीं में से कोई मंत्री बनता है। तो प्रश्नकाल के दौरान अगर वो मंत्री नहीं भी हैं तो वो अपने मुद्दे उठा करके अपने इलाके की समस्या को मंत्री जी के सामने रख सकते हैं, संबंधित मंत्री जी के, और मंत्री जी क्वेश्चन आवर पर जवाब देंगे। चूँकि एक बहुत पूर्व सदस्य का कहना है कि भाई मंत्रियों के जवाब से ही पता चलता है मंत्री कितना काबिल है। हालांकि जवाब लिखने का काम उनके विभागीय सचिव करते हैं, उनके सचिव यानी जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यही कहेंगे कि भाई ऐसा है मोटे तौर पर कि मंत्री जी ही जवाब दे रहे हैं, यानी सेक्रेटरी तो असिस्ट कर रहा होगा लेकिन मंत्री जी के निर्देशन में ही कर रहा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल डायरेक्शन तो उन्हीं का है। तो इस प्रकार से जैसे वो जवाब देते हैं वैसे पता चलता है कि वो कितने काबिल हैं। मंत्री कितने स्तर के होंगे इसको ना तो संविधान में कहीं बताया गया है, ना तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कि सदन की प्रक्रिया नियम होता है उसमें कहीं बताया गया है। एक्चुअली 1952 में पंडित नेहरू ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यानी पहली लोकसभा का जब गठन हुआ था
तो उस समय ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के तहत यानी सरकारी कामकाज निस्तारण नियम के तहत उन्होंने 3 तरह के मंत्रियों की कल्पना की और बनाया भी। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरे राज्य स्तर के। राज्य स्तर में भी 2 होते हैं, एक डिपेंडेंट चार्ज का होता है, एक इंडिपेंडेंट चार्ज का होता है। जो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार का होता है उसका कैबिनेट प्रधानमंत्री के पास होता है और डे टू डे कारोबार में जनरली वह हस्तक्षेप नहीं करता है। अब जैसे जितेंद्र सिंह हैं, डीओपीटी के हेड हैं और वो राज्य स्तर के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, ठीक है। तो कुछ मामलों में स्वतंत्र प्रभार के, कुछ मामलों में परतंत्र प्रभार के भी हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जैसे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से संबंधित, तो जितेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री से पूछना नहीं है तब तक जब तक कि कोई वाइटल पॉलिसी डिसीजन ना हो, यानी बहुत महत्वपूर्ण कोई नीतिगत फैसला ना हो, तब तक वो ये बात नहीं प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। लेकिन डे टू डे लाइफ में वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार से जयंत चौधरी हैं जो कि आरएलडी से आए हैं, कोलिशन पार्टनर हैं। इसी प्रकार से तमाम लोग हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, कुछ को परतंत्र प्रभार मिला हुआ है, यानी जैसे राज्य स्तर के जो गृह मंत्री हैं वह जैसे उनका कैबिनेट अमित शाह जी के पास है तो इमीडिएट कोई डिपेंडेंट अगर चार्ज है तो वहाँ इमीडिएट कोई कैबिनेट मंत्री होगा। गृह मंत्रालय इस समय 6 विभागों को हेड कर रहा है, उसके 6 तरह के विभाग हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन 4 तरह के विभाग हैं। इसी प्रकार से रक्षा मंत्रालय के तहत 3 तरह के प्रमुख विभाग हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय के पास सबसे ज़्यादा विभाग हैं। तो हर विभाग का एक सचिव यानी सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, वही चीज़ों को देखता है। लेकिन राज्य स्तर के मंत्री 2-3 हो सकते हैं। पता चला 2-3 विभाग एक को सौंप दिया और वो अपना देख रहा है उसको। तो डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे डिसीजंस के लिए अमित शाह की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से ले लेते हैं। अगर वो सीनियर कोई इस तरह के नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री की निगाह में कुछ अन्य नेताओं को भी हाँक सकते हैं, तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री जो है वो उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बना देता है। भाई ऐसा है, वहाँ उम्र का कोई मतलब नहीं होता। कम उम्र के लोग कैबिनेट स्तर के मंत्री हो सकते हैं और अधिक उम्र के लोग राज्य स्तर के मंत्री। वहाँ क्लाउड पर यानी आप कितने अपने पार्टी के नेताओं को हाँक सकते हैं या आपका प्रभाव कितने नेताओं पर है, कितने नेता आपकी बात सुनते हैं, आप क्षेत्रीय स्तर पर कितने पावरफुल हैं, इसको देख करके एक्चुअली पोर्टफोलियो का निर्धारण होता है। तो मोटे तौर पर कहना यह है कि यहाँ मंत्री बनने के लिए ज़रूरी है 75(5) के अनुसार कि संसद के किसी सदन का मेंबर होना ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो 6 महीना के भीतर आपको बन जाना है, नहीं तो आप मंत्री परिषद से बर्खास्त हो जाएंगे या रिजाइन करके जाना ही पड़ेगा आपको। ये संवैधानिक व्यवस्था, इस मामले में कोई कोताही नहीं की गई है। आगे कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद आप फिर मंत्री बन जाएंगे दोबारा और वहाँ से फिर 6 महीने का कार्यकाल शुरू होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी यानी संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न है। इस मामले में संविधान खामोश है, संविधान कुछ नहीं बोलता है। खैर, तो संसदीय मूलक प्रणाली में मोटे तौर पर आप कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस होता है। यहाँ संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी सबसे पहला पॉइंट यही इसी को बनाइए, यानी जो राष्ट्रपति मूलक प्रणाली आप बनाए हैं उसमें ये संसदीय मूलक प्रणाली उसके अपोजिट में उसी के अपोजिट बात कह करके बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वहाँ राष्ट्रपति स्थिर होता है अपने पद में, अपने अपने जो एक बार चुन लिया गया तो माने उतने समय तक के लिए वो स्थिर होकर के काम करता है। उसको इस बात का डर नहीं रहता कि संसद में हमारे खिलाफ प्रस्ताव आ जाएगा या हमारे पार्टी का बहुमत है कि नहीं संसद के किसी सदन में। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को ये भी मैनेज करते रहना पड़ता है और उसको ये दिखाना है कि भाई संसद के निचले सदन में उसके पास बहुमत है। तो इस प्रकार से इसीलिए वो सदन का नेता भी कहा जाता है। ये सब झमेला अमेरिका में नहीं होता, यानी लेकिन बी.आर. अम्बेडकर साहब ने फिर भी संसदीय मूलक प्रणाली को यानी जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको चुना। उसका कारण एक, जब तक सत्र चलता रहता है मंत्री को विरोधी दल के नेताओं का जवाब देना होता है। छोटे मोटे नेता भी अपने ज़मीनी हकीकत को वहाँ प्रश्न के रूप में उठाते हैं
प्रश्नकाल के दौरान, और वो वहाँ नेता जो होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। तो आप ये बता देंगे, यही नहीं, आप ये भी कहेंगे कि माने भारत में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में सत्ता का पृथक्करण नहीं है, जो कि राष्ट्रपति मूलक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता होती है। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन जैसे भारत में लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे ब्रिटेन में, के प्रति उत्तरदायी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अम्बेडकर साहब ने ये सब जानते हुए भी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। तो आपको बताया था कि भाई इससे दो दो चीज़ों को दिमाग में रखकर, भारत एक विविध देश है, इसके हर क्षेत्र में, यानी जहाँ कोस कोस पर बदले माड़ी, कोस कोस पर पानी, ये पुरानी कहावत है। चार कोस पर पानी कुछ ऐसे, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। मोटे तौर पर यह है कि यहाँ भाषा की विविधता है, तो साथ साथ खान पान की विविधता भी है। यानी हर कुछ दूरी पर जो है भाषा बदल जाती है और खान पान बदल जाते हैं। तो जहाँ इतनी क्षेत्रीय विविधता हो, वहाँ जाहिर है कि राष्ट्रपति मूलक प्रणाली ला करके एक रूपता का परिचय नहीं दिया जा सकता। यानी सारे नेताओं की सोच एक ही होगी, ज़्यादातर लोगों की समस्याएं एक होगी, कॉमन होंगी, ये नहीं सोचा जा सकता। तो आप पहली बात तो ये बता दीजिए। दूसरी बात ये बता दीजिए कि जो ज़्यादातर नेता होते हैं, अम्बेडकर साहब का मानना है वो धरती पुत्र होते हैं, अपने ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होते हैं, इसीलिए वो सटीक बातें करते हैं, सटीक चीज़ें, सटीक प्रश्न के रूप में सटीक बातें मंत्री से पूछते हैं, चूँकि कुछ करने धरने का पावर तो उन्हीं के हाथ में है। और मंत्री जी भी उसी तरह के नेता होते हैं, वो उन प्रॉब्लम को समझते हैं, इसलिए दोनों मिल करके उसे हल करने का प्रयास करते हैं। चूँकि संसद का सत्र साल भर तो चलता नहीं, इसलिए तमाम तरह की कमेटी समितियों की व्यवस्था है, जो संसद के साथ तालमेल करके कोऑर्डिनेशन करके चलती रहती है। खैर, तो अम्बेडकर साहब ने स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में से रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों चुना, ये हमने बताया। लेकिन फिर भी सत्ता का पृथक्करण तो यहाँ होता नहीं। यहाँ कार्यपालिका घुसी रहती है विधायिका में, और विधायिका घुसी रहती है कार्यपालिका में। तीसरा ये है कि यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और आप या चौथा इसको बना दीजिए, तीसरा आप कह दीजिए कि भाई यहाँ जो मंत्री होगा उसको 6 महीने के अंदर, माने मंत्री तो 6 महीने तक रह सकता नहीं, 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, जो अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर के कारण संभव नहीं है। यानी कि वहाँ कांग्रेस का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता, न तो मंत्री कांग्रेस का सदस्य हो सकता है, जबकि भारत में इसके उल्टा है। और इसीलिए अगर सरकार के पास ऐसा बहुमत है, जो प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, प्रचंड बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, यानी प्रचंड बहुमत है, तो ऐसी दशा में सरकार तानाशाह भी हो सकती है। जैसे किसी ज़माने में इंदिरा गांधी के बारे में ये बात कही जाती थी, या फिर मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये बात कही जाने लगी थी। खैर, जो भी सच्चाई हो, लेकिन सच्चाई एक यही है कि यहाँ जो है अगर सरकार के पास बहुत ज़्यादा बहुमत है, वो ऐसी दशा में वो नीतिगत फैसले लेने में तो डरेगी नहीं। अब जैसे जीएसटी का फैसला लिया मोदी जी ने, नोटबंदी का फैसला लिया, ये इससे भले ही कुछ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन वो ले इसी वजह से पाए, कारण कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, यानी पहले कार्यकाल के दौरान भी उनको बहुमत मिला था, और दूसरे कार्यकाल के दौरान ये बहुमत और बढ़ गया था, यानी दूसरे कार्यकाल के दौरान भी बहुमत मिला था। खैर, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जहां राष्ट्रपति को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि संसद में बहुमत सिद्ध करना है या नहीं करना है, और उसके कैबिनेट का कोई भी सदस्य संसद का सदस्य नहीं हो सकता, वो बाहर से किसी को भी ले सकता है, किसी काबिल आदमी की सेवाएं उसे मिल सकती हैं। उस तरह से भारत में नहीं है। भारत में ज़रूरी है कि भाई आपके पास संसद के किसी सदन की सदस्यता होगी, तभी आप पूरे 5 साल तक के लिए मंत्री रह पाएंगे, अन्यथा 6 महीने के भीतर ही आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। खैर, यह व्यवस्था जो है, आपको मैंने जैसा बताया, अमेरिका में नहीं है, तो आप इसका भी जिक्र कर दीजिए। और चौथे पर पॉलिसी पैरालिसिस को रखिए। अगर कोलिशन सरकार आप चला रहे हैं, यानी ये तो नहीं कहा गया है ना संसद में
संविधान में कहीं भी या संसद के नियम के तहत भाई जब तक निचले सदन में आपके पास बहुमत नहीं होगा तब तक आप बहुमत केवल अपनी पार्टी का नहीं होगा तब तक आप सरकार का निर्माण नहीं कर सकेंगे। वो किसी भी तरह से बहुमत साबित करें, चाहे कोलिशन पार्टनर को जुटा कर करें, किसी और पॉलिटिकल पार्टी जिनकी विचारधारा अलग है, थोड़ी सी मिलती जुलती है, उनको जुटा करके करें, यानी बहुमत किसी तरह से उनको साबित करना है। लेकिन ऐसे में जैसे हमने डीएमके का एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 18 जुलाई 2005 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और उसके घटक दलों ने समर्थन वापस ले लिया, समर्थन वापसी की घोषणा की। उसका कारण ये था कि अमेरिका के साथ इसी दिन सिविल न्यूक्लियर डील किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ वाशिंगटन डीसी में। तो इस प्रकार से कम्युनिस्ट जो खार खाए रहते हैं अमेरिका से, उनका झुकाव केवल सोवियत रूस और चीन की ओर रहता है। तो उन्होंने समर्थन वापसी घोषणा की। फिर मनमोहन सिंह की सरकार बचे कैसे, इस मामले में उनको मुलायम से अमर सिंह से बात करना पड़ा। फिर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को मनाया, फिर सपा ने समर्थन दिया और इस प्रकार से सपा बसपा सब समर्थन देते रहे बाहर से। तब जा कर के किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बच पाई। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है, केवल कोalition पार्टनर की वजह से हुई, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। यह समस्या जो है वह अमेरिका में नहीं आती है। अमेरिका का राष्ट्रपति इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है, वो संसद का काम है। संसद, हालांकि संसद में वहाँ भी उस पार्टी को बहुमत चाहिए जिस पार्टी का राष्ट्रपति होता है। खैर, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति मूलक प्रणाली और संसदीय मूलक प्रणाली में जो प्रमुख अंतर है उसका जिक्र हमने किया। सबसे प्रमुख अंतर सेपरेशन ऑफ पावर का जरूर जिक्र करिए, यानी यही ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा हुआ है कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता। अमेरिका में यानी राष्ट्रपति मूलक प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होता है। वो केवल अमेरिका में ही नहीं है, बहुत सारे देशों में है। लेकिन आप यानी वहाँ का राष्ट्रपति जैसे फिलीपाइंस में, श्रीलंका में है, आपके पड़ोस में श्रीलंका में है, जिसमें कि वहाँ का राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जिक्र आप कर सकते हैं। मालदीव में भी है, हालांकि छोटे देश हैं, छोटे पड़ोसी देश हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में तो दिया ही जा सकता है। इसीलिए हमने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री को ये डर है कि वो विश्वास मत खो देगा निचले सदन में, और विरोधी दल को ये बात पता चल गई है और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है भाई आप संसद को भंग करके नए चुनाव की घोषणा करा दीजिए। यानी इस इग्नोमिनी से, इस कलंक से बचने के लिए कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इनकी सरकार गिर गई, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो अगर चुनाव नज़दीक है तो केयर टेकर मिनिस्ट्री होगी, अन्यथा एक्टिंग मिनिस्ट्री होगी, अन्यथा इंटरिम गवर्नमेंट होगी, या अब फुल फ्लेज गवर्नमेंट तो रह नहीं सकती, इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी अगर उनके पास बहुमत नहीं है। तो जाहिर ज़्यादातर संभावना रहती है केयर टेकर मिनिस्ट्री का अगर चुनाव होने वाला है तो। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ये बात पता चल गई और चल ही जाती है कि भाई ऐसा है, विश्वास मत हासिल करने के जो प्रयास हैं सरकार के वो फेल होते नज़र आ रहे हैं, और इनसे बचने के लिए ही सरकार इस तरह की कवायद में जुटी है। तो इसीलिए उसने निचले सदन को भंग करके फिर से चुनाव कराने की मांग की है या लेटर लिखा है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, अगर सिटिंग प्रधानमंत्री मान लीजिए किन्हीं कारणों से उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है तो मंत्रिपरिषद स्वयमेव भंग हो जाएगी। ऐसी दशा में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कोई मंत्रिपरिषद रहेगी नहीं, यानी 74(1) लागू होगा ही नहीं। ऐसी दशा में राष्ट्रपति के पास फ्री हैंड होगा कि वो किसी भी नेता को अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाए। हालांकि राष्ट्रपति इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का पालन करता है और वो उसी नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए निमंत्रण देता है जो सदन में बहुमत सिद्ध कर सके, क्योंकि सरकार अभी लंबे समय तक के लिए बची हुई है। तो इस प्रकार से
दूसरा ये होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का के बीच का संबंध तीसरा भी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की अचानक मौत हो गई थी, और फिर मंत्रिपरिषद तो अपने आप भंग हो जाएगा। ऐसी दशा में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कोई मंत्रिपरिषद रह ही नहीं जाएगा। फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से ही काम करता है और वो तत्काल में किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे इंदिरा गांधी की जगह राजीव गांधी को नियुक्त किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। कहा जाता है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसीलिए राष्ट्रपति को अपने फेवर का रखता है प्रधानमंत्री, अपने पार्टी के फेवर का, जिससे कि बहुत सारे मामलों में विधेयक पर साइन करना हो या बहुत सारे मामलों में इस तरह के फैसले लेने हों कि भाई अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो राष्ट्रपति उसके फेवर में फैसले ले सके। इस प्रकार से इसीलिए राष्ट्रपति भले ही कठपुतली हो, भले ही रबर स्टैम्प हो, लेकिन प्रधानमंत्री यही कोशिश करता है कि उसके पार्टी के हितों के अनुसार सोचने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बने। तो आप तीसरा ये कह सकते हैं। चौथा, मान लीजिए पार्टी में अगर उस प्रधानमंत्री को हटा दिया, और हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में ऐसा था, क्योंकि सुपर पीएम तो सोनिया गांधी थी। हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह जो कि एक वफादार नेता थे उनको हटाया नहीं। मान लीजिए कहीं हटा देता है, ऐसी दशा में दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाना होता है और उस व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाता है, तो भी प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी प्रकार से किसी संसद सदस्य की सदस्यता छीनने संबंधी अगर मान लीजिए कोई अपील पेंडिंग है, तो राष्ट्रपति ऐसी दशा में पूछेगा इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से 103(2) के अंतर्गत, ना कि मंत्रिपरिषद से पूछेगा, मंत्रिपरिषद से परामर्श लेगा। जाहिर है प्रधानमंत्री का रोल कम हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन जैसा कहेगा वैसा ही वो फैसला लेगा। इसे इसका वर्णन अनुच्छेद 103 की धारा 2 या वाक्य 2 में दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हाई कोर्ट के किसी जज की आयु को लेकर कोई विवाद हो गया, अनुच्छेद 217(3) में दिया हुआ है, तो ऐसी दशा में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा, न कि प्रधानमंत्री से पूछेगा, और उसी के अनुसार फैसले लेगा। शेष मामलों में तो वह स्वतंत्र ही है प्रधानमंत्री से के परामर्श पर कार्य करने के लिए। हालांकि इसमें अनुच्छेद 78 का भी जिक्र किया जा सकता है। अनुच्छेद 78 के 3 वाक्य हैं, ए बी सी 78, ए 78, बी 78(c), यानी 2 मामलों में सरकारी कामकाज, राज्य का कामकाज कैसा चल रहा है, और अगर कोई विधेयक को ड्राफ्ट किया गया है, कोई विधायन यानी लेजिस्लेशन का कोई प्रस्ताव है, तो इस संबंध में प्रधानमंत्री को खुद ही जानकारी, अभिष्ट जानकारी देनी होगी राष्ट्रपति को। 78 भी ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी स्पेसिफिक जानकारी, विशिष्ट जानकारी को मांग सकता है, और 78(c) कहता है कि मान लीजिए किसी मंत्री ने किसी मामले पर विचार किया लेकिन उसे मंत्रिपरिषद में नहीं लाया गया, तो ऐसी दशा में वो प्रधानमंत्री से कह सकता है, भाई अमुक मंत्री से कहिए कि वो फलाने प्रस्ताव को, वही 2 चीज़ों से संबंधित, सरकारी कामकाज यानी राज्य के प्रशासन से संबंधित, और दूसरा ये है कि प्रस्ताव जो विधायन संबंधी प्रस्ताव है इनसे संबंधित, यही 2 चीज़ से सरोकार होता ही है। तो मंत्रिपरिषद का वह मंत्री सदस्य जो है, जो मंत्री है, वह राष्ट्रपति के निर्देशानुसार उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ लाएगा और फिर उस अनुसार फैसला लिया जाएगा। खैर, ये अनुच्छेद 78 का भी जिक्र, हालांकि अनुच्छेद 78 पर एक अलग से क्वेश्चन बना है कि भाई क्या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति इस मामले में कोई फैसला लेता है। भाई आपसे पूछकर आपके मन वाली बात करने हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बेमानी प्रश्न है, यानी अनुच्छेद 78 के तहत जो है राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से कुछ कहता है तो प्रधानमंत्री से पूछ करके तो नहीं कहता होगा। यानी 78 इस मामले में ब्रिटेन के क्राउन यानी वहाँ के ताज से समझो, वहाँ के साम्राज्य या सम्राट होते हैं, उनसे अधिक पावरफुल बनाता है भारत के राष्ट्रपति को। यही प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी ने और इसी पर आपको जवाब भी देना है। खैर, इन्हीं लेक्चर के साथ हम समझते हैं कि हमने सारे पहलू को डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।